Jai Hind students. So today we are going to start with the properties of determinants. Properties of determinants are very important part of determinants. With the help of these properties, we can find out the value of determinants without expanding the determinant. So that's why these properties are very important, and according to paper point of view also these properties are very important. So we have some properties, so one by one I'm going to discuss over here. The property 1, if all entries in any row or column of a determinant are 0, then the value of determinant is equal to 0. कहता है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, उसे एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे a का डिटर्मिनेंट निकालता हूं और इसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम की सारी एंट्रीज, चलो मैं R1 की ले लेता हूं, ये A2, B2, C2, A3, B3, C3। R1 की मैंने सारी एंट्रीज जो है वो 0 ली हैं। आप R2 की ले सकते हैं, R3 की ले सकते हैं, C1, C2, C3। किसी भी रो या कॉलम की सारी एंट्रीज अगर 0 है, इट मींस वो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डायरेक्टली 0 आएगी। नो नीड टू एक्सपैंड। मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड कैसे करते हैं ये आपको मैंने सिखाया है। 0 एलिमेंट और फिर उसका कोफैक्टर साइन, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आता है इसका, B2 C3 माइनस B3 C2, फिर बीच में साइन माइनस का, इसको छुपा लो, A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस 0, इसको छुपा लो, A2 B3 माइनस A3 B2, 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर? सो इट मींस इफ while solving this determinant, if we get any row or any column, all the entries of any row or any column equal to 0, then the value of determinant is equal to 0. Second property, the value of a determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged. अगर मैं सारी जितनी भी रोज हैं उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता हूं या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देता हूं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं मैं a का a इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका, A1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B2 C3 माइनस C2 B3। क्लियर? ओके, सेकंड वाले के साथ साइन आएगा माइनस का A2, इसको छुपा लेते हैं, B1 C3 माइनस C1 B3। क्लियर? देन A3 प्लस A3 क्या आ जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2। क्लियर? नाउ मैं इसके सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, तो बी मैट्रिक्स उसका नाम दे लेता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर? अगेन एक्सपैंड विथ कॉलम 1। मैं C1 से एक्सपैंड करता हूं, C1 से, यहां पे मैंने किससे एक्सपैंड किया, R1 से, यहां पे मैं C1 से एक्सपैंड करता हूं। यू कैन एक्सपैंड विद एनी नंबर, you will get the same value. Okay, sorry. Okay, now A1 इसको छुपा लेते हैं, B2 C3 माइनस B3 C2, फिर इसके साथ साइन आता है माइनस का A2, इसको छुपा लेते हैं, B1 C3 माइनस B3 C1, देन प्लस A3। ओके, इसको छुपा लेते हैं,
B1 C2 माइनस B2 C। आप ध्यान से देखें तो ये सारे टर्म्स सेम हैं। सो अगर मैं सभी जितनी भी रोज हैं उसको अगर कॉलम में चेंज करता हूं या कॉलम को रो में चेंज करता हूं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। क्योंकि डिटर्मिनेंट है क्या, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था, डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो मतलब जो हमें एक वैल्यू बताता है कि इसकी ये वैल्यू होगी। सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज विच वी आर गोइंग टू यूज इन द एक्सरसाइज 4.2। Pause the video to note down. Okay, now again, this is very important property. If any two rows or column of a determinant are interchanged, then sign of the determinant changes. ठीक है, वो कहता है कि अगर मैं किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में चेंज करता हूं तो जो डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा वो इंटरचेंज करता हूं, देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो मैं यहां पे ध्यान से देखें, A है, इसको लिखता हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और उसके बाद A3 B3 C3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर whenever I require, अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करता हूं कोई भी, तो साइन जो है वो बाहर चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। जब मैं इस रो से एक्सपैंड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, तो इसके साथ प्लस है, ये माइनस लगेगा और ये प्लस लगेगा। बट जब मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर लेता हूं R1, तो R1 यहां पे R2 की पोजीशन पे आ जाएगा और R2 R1 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब इस यहां पे क्या बन जाएगा फिर A2 B2 C2 A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 के तो साइन चेंज हो गए। यहां पे सेकंड रो में क्या साइन लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ अगर मैं R1 को इंटरचेंज करता हूं R2 से और C1 को C2 से और देन C1 को C3 से, देन R1 को R3 से, किसी को भी आपस में इंटरचेंज करता हूं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी नेगेटिव साइन बाहर लग जाता है। नेगेटिव होगा तो क्या लग जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो क्या है, ये आई A1 B2 C3 माइनस B3 C2, देन माइनस B1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 की वैल्यू कितनी आई, A2 B3 माइनस A3 B2। क्लियर। अब नाउ इंटरचेंज दिस, तो मैं इसको B मैट्रिक्स मान लेता हूं, तो ये सॉरी डिटर्मिनेंट B मान लेता हूं इसको, तो ये आ गया A2 B2 C2 A1 B1 C1 देन A3 B3 C3। आप जानते हैं किसी भी रो या कॉलम से अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो आई विल गेट द सेम आंसर, डिटर्मिनेंट का सेम आंसर आता है। तो अब मैं इससे R2 से एक्सपैंड करता हूं इसको, तो R2 से अगर एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा, माइनस A1, इसको छुपा लेते हैं, B2 C3 माइनस B3 C2, बीच में साइन आता है प्लस का B1, ठीक, B1 आ गया, इसको छुपा लेते हैं, A2 C3 माइनस A3 C2, ओके, देन माइनस C1, तो ये आ गया A2, कितना आ गया, A2 B3 माइनस A3 B2। अब मैं ये सेम वैल्यू देखो यही है, द डिफरेंस इज B इज इक्वल टू क्या है, मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूं, जैसे ही मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लूंगा बाहर तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सेम। तो ये क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ। इट मींस जब भी हम किसी भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं, ये इंटरचेंज का साइन है, ये आपको मैंने इनवर्स मैट्रिक्स जब इनवर्स निकाला था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से वहां पे भी बताया था।
तो जब भी हम किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बाहर क्या साइन लगता है, नेगेटिव साइन लगता है। आपको मैंने अभी ये प्रूफ करके दिखाया है। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू जीरो। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली जीरो लिख देते हैं, क्योंकि उसके जब एक्सपैंड करेंगे तो वो जीरो ही आएगी। सो मैं देखो ध्यान से, मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 आइडेंटिकल लिया है मैंने ये R2 और R3 ये सेम ली है, आइडेंटिकल ली है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि आप जानते हैं, आपने ये पढ़ा है कि क्या, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट देखो, अगर मैं इसको R2 और R3 को चेंज करता हूं, ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूं मैं। ए का डिटर्मिनेंट मींस इसका डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2। क्लियर। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे ही मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, देखो अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज करते हैं, R2 इंटरचेंजेस R3, ठीक है। तो अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो बाहर क्या लग जाता है, बाहर लग जाता है क्या, नेगेटिव साइन। मैं इंटरचेंज कर रहा हूं इसको, A2 B2 C2 A2 B2, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सेम थी दोनों, बट मैंने इंटरचेंज किया। जैसे मैंने इसको इंटरचेंज किया, ये वैल्यू क्या आ गई, ये किसकी वैल्यू है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, यानी ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम आ जाती हैं डिटर्मिनेंट में, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी विल राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। Clear? Pause the video to note down. Okay, now come to property fifth. If each element of a row or column is multiplied by a number k, then the value of determinant multiplied by k. कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैट्रिक्स में होता था कि हम मैट्रिक्स में क्या करते थे, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, A1 B1 C1 D1, तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता था तो वो कांस्टेंट सभी एलिमेंट या सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता था, किसमें, मैट्रिक्स में। बट और जब कॉमन आता था तो सभी से कॉमन आता था, बट इन डिटर्मिनेंट्स ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में आप कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में। ध्यान से देखो, जैसे ए है, ए डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर। सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं KA, इसका मतलब हुआ K जो है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे मुझे नीड है, जैसे भी मुझे, उससे इस डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। मान लो मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लेते हैं सेकंड रो को, मल्टीप्लाई विथ सेकंड रो k B2 k C2 A3 B3 C3, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालो, कितनी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, A1 B2 C3 माइनस B3 C2, बीच में साइन आ गया माइनस का, B1 कितना आ गया, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1
C1 आ गया हमारे पास A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? ये आई डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे K को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या करूंगा? जो भी वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू जो भी सॉल्व करके आएगा उसको K के साथ क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ K इनटू डिटर्मिनेंट। अब इसमें देखते हैं, मैंने K को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू ध्यान से देखना, मैं एक्सपैंड कर रहा हूं A1 से। A1 इसको छुपा लेते हैं, K टाइम B2 C3 माइनस B3 K टाइम C2 माइनस B1 इसको छुपा लेते हैं, K A2 C3 माइनस A3 K C2 प्लस C1 K A2 B3 माइनस A3 K B2। यानी इन सब में से K कॉमन आ रहा है तो मैं K को बाहर लिख लेता हूं। क्या ये बाकी जो बचा, दिस इज द सेम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन ले रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी रो से मैं कॉमन लूंगा उस नंबर को बाहर लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहां से मैंने K कॉमन ले लिया, यहां पे अल्फा हो जाता, यहां बीटा हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी डिटर्मिनेंट से, मान लो मैंने इस रो से कॉमन लेना चाहता हूं तो अल्फा आया, इससे K आया, इससे बीटा आया, तो वो मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर यहां पे K था, यहां पे भी K होता, यहां पे भी K होता, तो कॉमन क्या आता? कॉमन K नहीं आता, कॉमन आता K क्यूब। क्योंकि हर रो या फिर हर कॉलम से आप जब कॉमन लेंगे वो बाहर लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई सब में से कॉमन लेके, जैसे मैट्रिक्स में होता था आपने एक बार लिख लिया, नहीं, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया है? इसलिए प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ K A इज इक्वल टू K ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया। अगर यहां पे K स्क्वायर है तो यहां पे भी K स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट से वैल्यू बाहर आएगी, जब भी डिटर्मिनेंट से वैल्यू बाहर आएगी, ये ध्यान से देखना, जब भी डिटर्मिनेंट से वैल्यू बाहर आएगी वो कितनी उसमें आएगी। मैंने यहां पे क्या किया था, मैट्रिक्स, सॉरी ये K A है तो K क्यूब बनेगा ये, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये मैट्रिक्स थी A, इसको मैं मैट्रिक्स मानता हूं अगर, तो मैट्रिक्स में अगर मैं कोई चीज मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सभी रो और सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगी तो एक रो से एक, दूसरे रो से दो, दूसरी रो से तीसरा। तो इसलिए K A डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी? K क्यूब A। मेरी बात समझ आ गई है? सो यही प्रॉपर्टी कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर K, then the value of the determinant is also multiplied by K। अगर आप किसी भी रो या कॉलम को आप K से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? कम टू प्रॉपर्टी 6, इफ एनी रो और कॉलम is a constant multiple of another row or column, then the value of determinant is 0। ये बहुत सिंपल है। जैसे में A है, हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2। Here अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1। वो कहता है कि अगर कोई भी ऐसी दो रो या कोई भी कॉलम ऐसे हैं, जैसे ये देखो ध्यान से, ये सेम है, सिर्फ फर्क किसका है कि अल्फा एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा अल्फा को बाहर लिया जा सकता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। R1 एंड R3 आर व्हाट? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल होते हैं तो ये क्या बन जाएंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बिकम 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अल्फा के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ए है हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 2 4 6,
तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 1 2 3, तो ये सेम आ गई, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? सो स्लोली वी विल यूज ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन 4.2 एंड यू विल कम टू नो कि ये कैसे अप्लाई की जाती हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ कम टू प्रॉपर्टी 7। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम कंसिस्ट ऑफ m terms, if each element of a column consists of m terms, then the determinant can be expressed as the sum of m determinants. कंसिडर हम एक उसको डिटर्मिनेंट को कंसिडर करते हैं, देखो ध्यान से, a1 प्लस x1 प्लस y1, b1 c1, a2 प्लस x2 प्लस y2, b2 c2, a3 प्लस x3 प्लस y3, b3 c3। इसका कहने का मतलब हुआ कि मैं कोई भी कॉलम, चाहे कॉलम 1, चाहे कॉलम 2, चाहे कॉलम 3, किसी भी कॉलम को अगर मैं m टर्म्स के सम में लिखता हूं, ईच एलिमेंट ऑफ द कॉलम कंसिस्ट ऑफ m टर्म्स, इस कॉलम में 3 टर्म्स हैं, आप यहां पे m टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, m टर्म्स लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी? वो क्या एक्सप्रेस करेगा? वो एक्सप्रेस करेगा इज एक्सप्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ m डिटर्मिनेंट। कितने डिटर्मिनेंट बनाए जा सकते हैं उससे? m डिटर्मिनेंट। कैसे बनाए जा सकते हैं? देखो, सबसे पहले a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, देन बीच में साइन प्लस का, देन ये खत्म हो गया, x1 x2 x3। बाकी ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है? सेम है, ये चेंज नहीं हो सकते। प्लस थर्ड y1 y2 y3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी कॉलम हो, कोई भी कॉलम, अगर उसमें यहां पे 3 नंबर का एडिशन था, एलिमेंट्स का एडिशन था, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी नंबर्स का एडिशन यहां होगा, मान लो m नंबर्स हैं, तो हम m सेपरेट डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? सम में। जैसे ये मैंने देखो 3 नंबर थे तो 3 डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्रेस किया है इन तीनों के सम में। 4 होते तो 4 में कर लेते, 5 होते तो 5 में कर लेते। सो व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड दैट टाइम वी विल यूज दिस। हम हमेशा क्या होता है, हमारे पास 2 आती हैं ऐसे, तो हम इन दोनों को कैसे लिखते हैं? सम ऑफ 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? प्रॉपर्टी 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम 4.2 में बहुत करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका यूज टीचर्स क्लास में करते हैं, करवाते हैं कि नहीं, बट डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए 4.2 में ये मेथड सबसे इजी लगता है मुझे। इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मैं एक लिखता हूं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? a1 b1 c1, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। ये a2 a3, अच्छा ये b2 ये c3, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3. This is called the principal diagonal. If each element of one side of the principal diagonal of a determinant is 0, then the value of determinant is the product of the diagonal elements. कहता है प्रिंसिपल डायगोनल के चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो इसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डायगोनल्स। क्लियर? सो एक चीज करके देखते हैं, देखो इसको मैं 0 लिखता हूं, इसको भी मैं 0 लिखता हूं, इसको भी मैं 0 लिखता हूं। आप एक्सपैंड करें विद, वैसे तो हम एक्सपैंड किससे करते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस होते हैं, तो एक्सपैंड विद दिस।
सो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ जाएगी ए डिटर्मिनेंट की, वो क्या आ जाएगी, देखो एक्सपैंड करते हैं A1, इसको छुपा लो, B2 C3, तो क्या आंसर आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, A1 B2 C3, और ये तीनों क्या है, एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल है। सो इस प्रॉपर्टी को जब भी क्वेश्चन आए यूजिंग प्रॉपर्टीज, सॉल्व दिस, प्रूव दैट दिस, तो ट्राई टू मेक, क्या बनाना है आपको, कोई ये प्रिंसिपल डायगोनल के चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ क्या बना दो, जीरो बना दो, देन we'll find out the solution. Pause the video to note down. Now, last major property, if A and B are square matrices of same order, then determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. Let us see, prove करते हैं इस प्रॉपर्टी को, ये क्वेश्चन भी आता है। So A में मान लेता हूं A B C D मैट्रिक्स, B मान लेता हूं X Y W Z, ठीक है। अब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी को मैट्रिक्स में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, विल मल्टीप्लाई विद दिस, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बी डब्ल्यू, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी जेड, okay, then cx plus dw, then cy plus dz, clear? okay, now अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, इससे ax plus bw into cy plus dz minus cx plus dw ay plus bz. This is what? This is the value of determinant of AB. Now find out the determinant of A first. Determinant of A क्या होगा, AD minus CB. And determinant of B क्या होगा, determinant of B होगा XZ minus WY. ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, करो मल्टीप्लाई, ए डी एक्स जेड, देन माइनस ए डी डब्ल्यू वाई, देन माइनस सी बी एक्स बी, सी बी एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड, ओके, देन क्या आ जाएगा यहां पे, प्लस सी बी डब्ल्यू वाई। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है। लेट अस सी, करो मल्टीप्लाई, ए एक्स सी वाई, ए एक्स सी वाई प्लस ए एक्स डी जेड प्लस बी डब्ल्यू सी वाई प्लस बी डब्ल्यू डी जेड, क्लियर? देन माइनस, सबके साथ माइनस लगेगा, माइनस सी एक्स ए वाई माइनस सी एक्स बी जेड माइनस डी डब्ल्यू ए वाई माइनस डी डब्ल्यू बी जेड। तो देखते हैं, डी डब्ल्यू बी जेड कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास और क्या कैंसिल हुआ, ए एक्स डी जेड, ए एक्स डी जेड नहीं, बी डब्ल्यू सी वाई, बी डब्ल्यू सी वाई नहीं, ए एक्स सी वाई, ए एक्स सी वाई, बचा क्या हमारे पास, ए एक्स डी जेड प्लस बी डब्ल्यू सी वाई माइनस सी एक्स बी जेड माइनस डी डब्ल्यू ए वाई। देखो ये दोनों क्या है, सेम है, डी डब्ल्यू ए वाई माइनस का सी बी एक्स जेड, सी बी एक्स जेड। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, तो उन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डायरेक्टली यू विल फाइंड आउट दिस प्रॉपर्टी इन द पेपर। उसमें कैसे आता है, प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस।
So you have to use this format to solve this. So in this video, I taught you about the properties, and in then 4.2 exercise, we are going to use these properties. We are going to use how to solve the determinants using property without expanding. वैसे तो डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक्सपैंड करो, आंसर निकालो. बट इफ वी डोंट वांट टू एक्सपैंड और देयर इज ए क्वेश्चन विदाउट एक्सपैंडिंग using property, then we have to use all these property to solve the questions. Clear? So just watch this video carefully, understand the concept behind the properties, and then we will see in the questions. Till that, Jai.